हेलो एवरीवन, आई एम सीए मानस अरोड़ा और मैं सीए इंटरमीडिएट को एडवांस अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांस अकाउंट्स का एएस नंबर 1, दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो अभी तक की इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, हम उनको क्यों अप्लाई करते हैं और वो कैसे अप्लाई होते हैं। तो प्रैक्टिकली अगर हम लोग बात करें तो हर बिजनेस जो भी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में एंगेज्ड है उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगाने पड़ेंगे। और हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको एक तरीका बताता है कि आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपनी अकाउंटिंग करनी कैसे है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि इतने सारे बिजनेसेस होने की वजह से, इतनी सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होने की वजह से कभी ऐसा भी हो सकता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको कुछ उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में बताए ही ना। या फिर अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पता है कि इस बिजनेस में 1 से 2 या 3 तरह की ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, तो 1, 2 या 3 तरह के आपको ट्रीटमेंट्स बता दे कि आप एक पर्टिकुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन को आप 3 तरह से दिखा सकते हो। तो उस सिचुएशन में भी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कैसे लगाएंगे। तो अभी तक हमारे पास 2 सिचुएशन आई। पहली सिचुएशन ये कि हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होगी जो हमको समझ में नहीं आ रहा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके बारे में बोलता क्या है, या बोलता भी है या नहीं। कई बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड साइलेंट होता है, कुछ नहीं बताता, क्योंकि नई तरह की ट्रांजैक्शन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब शुरू शुरू में क्रिप्टो आया था तो उसकी अकाउंटिंग के लिए समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करें। सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकती है कि एक तरह की बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको एक से ज़्यादा तरीके बताए, वो आपको चॉइस दे कि आप कोई भी 3 या 4 तरीके या फिर 2 तरीके जितने भी उसने दिए हैं उसमें से आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। तो हमको चॉइस ये करनी है कि हम कौन सा तरीका यूज़ करें। और हमारे फर्स्ट केस में जहाँ पे हमको ये नहीं पता कि इस ट्रांजैक्शन को दिखाना कैसे है, तो उस ट्रांजैक्शन को दिखाएं कैसे। तो प्रैक्टिकली ये सब तरह की प्रॉब्लम्स हमको आ सकती हैं हमारी अकाउंटिंग करते हुए। तो हमारा AS1 जो है वो हमको हेल्प करता है इन सब सिचुएशंस से निकलने के लिए। तो AS1 हमको क्या बोलता है? AS1 में सबसे पहले वो क्या बोलता है, देखो AS1 का मतलब क्या है कि अकाउंट की डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, पर ये क्या बोल रहा है? अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो सबसे पहले हम यही पढ़ लेते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसी होती क्या है। सबसे पहले अपन थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। वो क्या बोलते हैं, कहते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हर प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्लाई हो जाए। ठीक है, वो हमने डिस्कस किया। इवन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी क्या है, कई बार एक से ज़्यादा ट्रीटमेंट बताते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम 100% यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर सके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फॉर एग्जांपल कंपनी ए है और फॉर एग्जांपल स्विगी और जोमेटो, ये 2 तरह की कंपनी है। क्या ये दोनों सेम तरह के बिजनेस में है? फूड डिलीवरी के बिजनेस में है। तो अगर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन पे लगता है, फॉर एग्जांपल AS9, जो कि हमको बताता है कि हमको रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है। फॉर एग्जांपल अगर उसमें 2 चॉइसेस दी गई हैं, पहली चॉइस ये है कि आपको रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना, और सेकंड भी वो है, कहता है आप इनमें से कोई भी 2 तरीके से रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर स्विगी चूज़ करता है पॉइंट ए को और जोमेटो चूज़ करता है पॉइंट 2 को, ऐसा कोई है नहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में AS9 में। बट मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इन दोनों को चॉइस करनी हो, तो इस केस में क्या होगा कि स्विगी का रेवेन्यू और जोमेटो का रेवेन्यू में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है कैलकुलेशन में। अगर दोनों से आपने 200 की और 200 का खाना मंगवाया, हो सकता है स्विगी उसमें से अभी 150 ही रिकॉग्नाइज करे, 50 2 महीने बाद रिकॉग्नाइज करे, या फिर 150 अभी कर ले और 50 2 घंटे बाद रिकॉग्नाइज करे, जब उसको ये श्योर हो जाए कि आप उस चीज़ का रिफंड नहीं मांगोगे। ऐसा भी होता है ना कि हम लोग खाना मंगवाते हैं और खाना अच्छा नहीं होता, हम रिफंड के लिए डालते हैं, तो स्विगी या जोमेटो हमको कुछ प्रोपोर्शन का रिफंड दे देते हैं। तो हो सकता है कि वो अभी के अभी सिर्फ 150 रिकॉग्नाइज करे और 50 2 घंटे बाद रिकॉग्नाइज करे, जब उसको पता है कि यार अभी तो सामने वाले ने खाना खा लिया होगा, तो अब तो उसके बाद रिकॉग्नाइज करेगा जब उसको पता है कि रिफंड आने वाला नहीं है। पर जोमेटो क्या करता है, जोमेटो जैसे ही आपने उसको UPI करा, वो 200 का 200 उसी टाइम पे रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो इस केस में
अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने खाना मंगवाया 31 मार्च को रात को 11 बजे, ठीक है, और जोमेटो ने 200 रुपये 11 बजे ही रिकॉग्नाइज कर लिया, पर स्विगी अपने 50 रुपये कब रिकॉग्नाइज करेगा? 1/4 को 1 बजे। तो इसका जो 50 रुपये का रेवेन्यू हुआ वो अगले फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में इन दोनों के रेवेन्यू में जो 31 मार्च को टोटल रेवेन्यू आएगा पूरे साल का, उसमें कुछ कुछ डिफरेंसेस आ रहे होंगे। तो वो क्या कहता देखो अब ऐसी सिचुएशन है, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने तो हमको चॉइस दी गई थी, चाहे आप फर्स्ट अपना लो या सेकंड अपना लो। तो उस केस में क्या होता है, वो क्या कहता अगर एक से ज़्यादा ट्रीटमेंट हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन के, जैसे कि इस सिचुएशन में है, तो कहता इट विल बी इम्पॉसिबल टू मेंटेन 100% यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कहता ये दोनों चाहे एक ही इंडस्ट्री के हों, एक ही तरह के काम करते हों, दोनों ने 200 की सेल करी है, बट ये भी हो सकता है कि इन दोनों में 100% यूनिफॉर्मिटी ना हो, कुछ कुछ डिफरेंसेस फिर भी एग्जिस्ट करें। तो हमको ये डिफरेंसेस क्या हैं और कितने हैं, ये सब हमको तभी पता लगेंगे जब हम उसको अच्छी तरह से डिस्क्लोज करेंगे। यहाँ पे स्विगी डिस्क्लोज करेगा कि भाई 50 रुपीज़ मैंने 1/4 को रिकॉग्नाइज करे एज माई रेवेन्यू, क्योंकि मेरा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ये ट्रीटमेंट को मैं फॉलो करता हूँ। तो जो स्विगी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करेगा सबको कि भाई एज पर AS1 मैं आपको ये डिस्क्लोज़र दे रहा हूँ कि मैं AS9 के अकॉर्डिंग जो भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूँगा वो मैं 2 घंटे बाद रिकॉग्नाइज करूँगा, जब मेरे को रिफंड की चांसेस बिल्कुल ही ख़त्म या नेग्लिजिबल हो जाएंगे। तो जो वो AS1, तो वो जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये लाइन लिखेगा कि मैं 50 रुपीज़ 2 घंटे बाद रिकॉग्नाइज करता हूँ, उसको बोला जाता है डिस्क्लोज़र देना अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का। तो यहाँ पे देखो AS9 क्या है, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है। अब उसमें से मेरे को कौन सा मेथड फॉलो करना है, कौन सा तरीका फॉलो करना है, जब मैं इस तरीके को डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, जैसे स्विगी ने डॉक्यूमेंट करा कि मेरे को फर्स्ट वाला मेथड करना है जहाँ पे मैं 2 घंटे बाद अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूँगा, वर्सेस जोमेटो का कहता है मैं तो उसी टाइम रिकॉग्नाइज कर लेता हूँ। तो जब स्विगी ने चूज़ किया कि मैं AS1 को जब स्विगी ने चूज़ किया कि मैं ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ करूँगा और जोमेटो ने कहा जब मैं ऑप्शन नंबर 2 को सिलेक्ट करता हूँ, तो इन दोनों ने जब चॉइस करी तो उन्होंने अपनी पॉलिसी में, अपने अकाउंटेंट को पॉलिसी में लिख के दे दिया कि भाई, स्विगी ने लिख के दे दिया भाई 2 घंटे बाद रिकॉग्नाइज करना, जोमेटो कहता तुरंत के तुरंत रिकॉग्नाइज करो। दोनों ही सही हैं, दोनों ही एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही हैं, दोनों ने गलती नहीं करी। तो वो क्या कहते जब आप लोग ये डिसाइड करते हो कि आप अपनी अकाउंटिंग का क्या प्रिंसिपल रखोगे, जब आपने ये डिसाइड किया कि मैं फर्स्ट ऑप्शन लगाऊंगा, तो मैं ये कहूँगा कि स्विगी की अकाउंटिंग पॉलिसी कहती है कि तुमको रेवेन्यू 2 घंटे बाद रिकॉग्नाइज करना है 50 रुपये का, और 150 तुम अभी कर लो, 50 तुम बाद में कर लेना। तो वो मेथड्स और प्रिंसिपल्स जो आपको अकाउंटिंग करने में हेल्प करते हैं उनको बोला जाता है अकाउंटिंग पॉलिसी। एक बहुत ही इजी सा एग्जांपल मैं तुमको दे देता हूँ इसका, जैसे कि इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए तुम लोग क्या करोगे, फीफो या लीफो लगाओगे। अब एक कंपनी है वो सेम इंडस्ट्री में, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, दोनों टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में है। एक अपना स्टॉक करता है फीफो से वैल्यू और दूसरा करता है लीफो से वैल्यू। क्या दोनों का क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंट आएगा? क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंट आने की वजह से क्या दोनों का प्रॉफिट डिफरेंट आएगा? प्रॉफिट डिफरेंट आने की वजह से प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन दोनों ही डिफरेंट होंगे। तो क्या उनमें यूनिफॉर्मिटी रही? नहीं। तो इसका मतलब है कि उन्होंने ये पॉलिसी है, ये उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी है फीफो लगाना, और सामने वाले की अकाउंटिंग पॉलिसी है लीफो लगाना। दोनों ही मेथड एज पर AS लगा रहा है, वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 लगा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी उसको बोला गया कि भाई तुम फीफो लगा सकते हो, लीफो लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, रिटेल मेथड लगा सकते हो अगर तुम्हारा रिटेल का काम है, तुम एवरेज प्राइस मेथड लगा सकते हो। हमने एवरेज प्राइस की डिस्कशन करी थी कि एवरेज प्राइस मेथड मोस्टली कौन यूज़ करते हैं जी, हमारे पेट्रोल पंप वाले।
तो आप कभी भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूनिफॉर्मिटी नहीं रख सकते, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही आपको कई बार इतनी चॉइसेस देता है कि आपको कोई ना कोई डिफरेंट तरीका अपनाना ही पड़ेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करने के लिए और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। या फिर कई बार ऐसे होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उस नई बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ बोलता ही नहीं है। तो इस केस में हमको क्या करना होता है, तो हमको क्या बोलता है, AS1 ही खुद बता देता है कि भाई अगर तुमको कन्फ्यूज़न है कि क्या ट्रीटमेंट करें, और अगर तुमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चॉइसेस दे रहा है कि क्या करें क्या ना करें, तो वो कहता है कि भाई डिस्क्लोज़र दे दो। डिस्क्लोज़र क्या देना है, हर कंपनी की अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो वो डिस्क्लोज़र देते हैं कि हमने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगाए हुए हैं एंड हम ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी ये वाला ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्रीज फॉलो करते हो तो वो अपने एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखेगा कि मैं अपने इन्वेंट्री को एज पर फीफो वैल्यू कर रहा हूँ, और सामने वाला अपने डिस्क्लोजर्स में क्या देगा कि मैं अपनी इन्वेंट्री को एज पर लीफो वैल्यू कर रहा हूँ। दिस इज माई अकाउंटिंग पॉलिसी टू वैल्यू इन्वेंट्री एट फीफो एंड दिस इज माई अकाउंटिंग पॉलिसी टू वैल्यू माई इन्वेंट्री एट लीफो। इस चीज़ का तुम डिस्क्लोजर दोगे। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसी समझ में आ गया कि एक तरह के प्रिंसिपल्स और मेथड्स हैं जो कि हमको हेल्प करते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। यहाँ पे वो सेकंड में क्या बोलते हैं, कहता है AS1 हमको हेल्प करता है, इट अलाउ अस टू डिस्क्लोज सच डिफरेंसेस, जो डिफरेंसेस जैसे फीफो लीफो, ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का, एंड अलाउ कंपनीज टू कम्युनिकेट द रीज़न, नेचर एंड द एक्सटेंट। और आपको ये भी बताना है कि भाई कि मैं क्यों कर रहा हूँ, रीज़न देना पड़ेगा कि मैं फीफो क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, मैं लीफो क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, और साथ में आपको नेचर बताना पड़ेगा और एक्सटेंट बताना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि कितने तक का डिफरेंस आ रहा है मेरा फीफो और लीफो ना लगाने की। जैसे अगर आप फीफो लगा रहे हो तो उससे मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और अगर लीफो लगा रहे हो तो क्या इम्पैक्ट आ रहा है। रीज़न बताना है कि मैं क्यों लगा रहा हूँ, नेचर बताना है कि इन दोनों में अगर मेरा डिफरेंस आएगा, इन दोनों की, अगर मैं फॉर एग्जांपल लीफो से अपनी इन्वेंट्री वैल्यू कर रहा हूँ और यहाँ पे लीफो से कर रहा हूँ, तो अगर मैं फीफो लगा रहा हूँ तो मेरे को ये भी बताना पड़ेगा कि इन केस अगर मैं लीफो लगाता तो मेरी इन्वेंट्री में क्या डिफरेंस आता। तो वही वो कह रहा है। और स्विगी को यहाँ पे बताना पड़ेगा, कह रहा है अगर मैं 150 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ ना, तो जो 50 का रेवेन्यू मेरा है वो मैं 2 घंटे बाद वो अगले साल रिकॉग्नाइज हो गया। तो उसको ये बताना है कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ करने की वजह से मेरे कितने डिफरेंसेस आ रहे हैं। वो सब तरह के डिफरेंस आपको डिस्क्लोज करने हैं पेपर में। आपको ये 3 चीज़ें लिख के आनी हैं कि अगर वो अकाउंटिंग पॉलिसी में डिफरेंस है तो आपको क्या क्या कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट द रीज़न, नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ सच डिफरेंसेस। ये 3 चीज़ें याद रखना, 3 कीवर्ड्स हैं, रीज़न, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सच डिफरेंसेस। ठीक है जी। नेक्स्ट वो क्या कहता है AS1 सभी पे अप्लाई करता है, तो सो दैट कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ सको। हमने पढ़ा था कि MSMEs को कुछ रिलैक्सेशन दी जाती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, पर AS1 तो सब पे अप्लाई होता ही है। ठीक है जी, ये होगी हमारी इंट्रो। अब आ जाते हैं जी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ होती क्या हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी हमने अभी पढ़ ली। अकाउंटिंग पॉलिसी एक तरह से प्रिंसिपल्स हैं, एक तरह से मेथड्स हैं कि जो हमको अकाउंटिंग करने में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। तो वो कहता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी रेफर्स टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स जो कि एंटरप्राइज ने अडॉप्ट करे हैं। अडॉप्ट मैंने क्या किया है, जैसे फीफो या लीफो, सो दैट कि वो प्रिपेयर और प्रेजेंट कर सकें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखने में आ गई तो आपको क्या लिखना है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स, जो कि आपको हेल्प करता है प्रिपेयर एंड प्रेजेंटेशन में ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इतना ये जो हाईलाइट किया है ये आपके कीवर्ड्स हैं ऑफ द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। या रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। कहता देखो कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ मेथड्स हैं, ठीक है, जो कि एंटरप्राइज अडॉप्ट करती है। जैसे कि मैंने अडॉप्ट किया है कि मैं फीफो लगाऊंगा या लीफो लगाऊंगा,
ताकि मैं अपनी बुक्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर सकूं। अब मैं फीफो और लीफो को क्यों लगाता हूं? ताकि मैं अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू कर सकूं। अब इन्वेंट्री वैल्यू करने से क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा प्रॉपर। अगर मैं इन्वेंट्री को वैल्यू नहीं करूंगा तो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा तो नेट प्रॉफिट नहीं आएगा। नेट प्रॉफिट नहीं आएगा तो बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। तो एट द एंड जो भी मैं प्रिंसिपल्स और मेथड्स यूज़ करता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करने के लिए, उनको बोला जाता है अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फ्रेमवर्क एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज में डिफरेंस है। फ्रेमवर्क तुमको एक ग्राउंड दे देता है कि भाई इस फ्रेमवर्क में रह के तुम अपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाना, रिव्यू करना और उनको चेंज करना टाइम टू टाइम। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेरे को रूल्स एंड रेगुलेशन बता देता है। वो कहता है कि यार तुम या तो ए मेथड फॉलो कर लो या तुम बी मेथड फॉलो, या तो तुम ए मेथड फॉलो कर लो या तुम बी मेथड फॉलो कर लो। अब मैं ए मेथड फॉलो करूं या बी मेथड फॉलो करूं, वो मेरे को मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी से डिसाइड करना पड़ेगा। एएस और फ्रेमवर्क मैं नहीं बनाता, ये बने बनाए आते हैं सरकार की तरफ से। पर हर कंपनी की अपनी एक अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकती है। अब अकाउंटिंग पॉलिसी ईएस की हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता हो, चंडीगढ़ और मोहाली में जब भी आप लोग घर बनाते हो तो आपको घर की आई थिंक 10 से 20% जगह आपको ग्रीन एरिया छोड़नी होती है। तो सरकार ने क्या कहा कि देखो, आपको जब भी मोहाली में या चंडीगढ़ में घर बनाना है ना, तो आपको कुछ कुछ एरिया ग्रीन एरिया छोड़ना पड़ेगा। चाहे आप आगे घर के, चाहे आप फ्रंट में घर के छोड़ दो या फिर पीछे बैकयार्ड बना लो, या फिर कुछ भी आपको करके ग्रीन एरिया तो घर में रखना ही पड़ेगा एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, तो जब सरकार ने कहा कि फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि तुमको 20% एरिया ग्रीन रखना अपने घर का। फॉर एग्जांपल तुम्हारा 200 गज का घर है। 200 गज मतलब 1800 स्क्वायर फीट का अगर तुम्हारा घर है ना, जो इंडिपेंडेंट घर होते हैं उनके लिए है, अपार्टमेंट्स के लिए नहीं है ये। तो अगर तुम्हारा 1800 स्क्वायर फीट का घर है ना, तो अगर तुम इसका 20% करो तो कहते हैं तुमको 360 स्क्वायर फीट का ग्रीन एरिया रखना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको आगे रखना है कि पीछे। अब ये जो उसने बताया सरकार ने, दिस इज योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फ्रेमवर्क, उन्होंने कहा तुमको 20% ग्रीन एरिया छोड़ना है। अब वो ग्रीन एरिया घर के सामने छोड़ना है, गेट एंटर होते ही छोड़ना है, या फिर बैकयार्ड में छोड़ना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो वो मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी होगी, मेरी हर एक घर की खुद की अकाउंटिंग पॉलिसी होगी। क्या मेरे को आगे का ग्रीन एरिया, आगे की जगह में ग्रीन एरिया रखना है या पीछे की जगह में ग्रीन एरिया रखना है, वो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी होगी। पर सरकार ने एक गाइडलाइन दे दी कि 20% रखना है, चाहे आगे रखो या पीछे। आगे ग्रीन एरिया रखना है या पीछे, ये मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी है। ठीक है जी, समझ में आ गया अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है। नेक्स्ट वो क्या कहता है कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट कैसे करोगे। अब आप लोग ये देखोगे कि यार मैं आगे का ग्रीन एरिया छोड़ूं या पीछे ग्रीन एरिया छोड़ूं, मैं कैसे, हाउ विल आई डिसाइड कि कैसे होगा। इसके लिए आप लोग ये डिसाइड करोगे कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल आप ये सोचो कि नहीं, मैं ना बैकयार्ड बनाऊंगा, मैं पीछे के जगह पे अपना ग्रीन एरिया रखूंगा क्योंकि आगे की जगह मेरे को चाहिए, क्योंकि मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं। तो अगर मैं ग्रीन एरिया बना दूंगा तो मेरी एक ही गाड़ी अंदर आएगी और एक गाड़ी बाहर खड़ी रहेगी। तो मैं कहता हूँ कि मैं आगे तो ग्रीन एरिया नहीं रखता, मैं पीछे रख लेता हूँ, जिसकी वजह से मेरी दोनों गाड़ियाँ अंदर आ जाएंगी। वर्सेज अगर आप ये कहो कि नहीं, मेरे पास तो एक ही गाड़ी है, मैं तो आगे ही ग्रीन एरिया रखूँगा, और इससे क्या है कि जैसे ही मैं घर में एंटर कर रहा हूँ या बाहर जा रहा हूँ कि मेरे को हमेशा फ्रेश एयर आती रहेगी, फ्लावर्स और अपनी जो भी होम किचन मैंने बनाई होगी वो देख के मेरा जो है मेरे को अच्छा लगेगा और मेरा मूड फ्रेश हो जाएगा। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ये डिसाइड करना है कि मेरे को आगे का ग्रीन एरिया रखना है या पीछे का ग्रीन एरिया रखना है। सिमिलरली अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करते हुए मेरे को अपना बिजनेस एनवायरनमेंट देखना है कि भाई मैं जिस बिजनेस में काम करता हूँ वहाँ पे क्या सही रहेगा, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, और मेरे कुछ जो अपनी अकाउंटिंग मैंने जो खुद अजम्पशन है या फिर जो मेरी अकाउंटिंग एक मैंने सोचा है कि मैंने अपने को बिजनेस को ऐसे चलाना है, क्या वो उससे फुलफिल हो रही है। तो सिमिलरली मैं क्या देखूंगा कि मेरे को अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहले तो मेरे को ऐसा ट्रीटमेंट करना है कि जिससे
मैं प्रूडेंस के प्रिंसिपल को वायलेट ना करूं। प्रूडेंस क्या बोलता है कि कोई भी तुम्हारा एंटीसिपेटेड, इसको लिख लेना, एंटीसिपेटेड एक्सपेंस है ना, उसको रिकॉग्नाइज करो अभी, रिकॉग्नाइज इमीडिएटली। और कोई भी तुम्हारा एंटीसिपेटेड गेन है ना, अगर तुमको लगता है कोई गेन होगा, उसको नॉट टू रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन रियलाइज्ड। क्या कहता है प्रूडेंस का प्रिंसिपल? कहता है अगर तुमको लगता है आने वाले टाइम में तुम्हारा कुछ खर्चा होने वाला है, तुमको कोई घाटा होने वाला है बिजनेस में, तो तुमको अभी इसी टाइम ही उसको रिकॉग्नाइज कर लो। सबसे प्राइम एग्जांपल है जी हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगर मेरे को लगता है अगले साल मेरा डेटर मेरे से 2,000 रुपये मेरे को नहीं देगा, तो मैं उसको अभी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना लेता हूँ। पर अगर मेरे को ये लगता है कि जिस आदमी को मेरे को पैसे देने हैं, फॉर एग्जांपल जिसको मेरे को पैसे देने हैं वो मेरा क्रेडिटर है, और मेरे को लगता है कि मेरा क्रेडिटर का क्या है ना कि अगले साल उसका बिजनेस बंद हो जाएगा और उसको और वो पैसे मांगने नहीं आएगा, मतलब उसके बिजनेस की हालत ऐसे चल रही है कि आई थिंक उसकी फॉर एग्जांपल अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस में मेरे क्रेडिटर की डेथ हो गई। अब उसकी फैमिली को थोड़ी पता है कि मेरे को उसको पैसे देने हैं, तो उस केस में क्या मैं अपनी बुक्स में अपने क्रेडिटर को राइट ऑफ कर दूंगा और वो गेन P&L में दिखा दूंगा? क्या मैं कुछ ऐसी एंट्री डाल दूंगा कि क्रेडिटर डेबिट, क्योंकि क्रेडिटर खत्म हो गया, क्रेडिटर टू P&L? मैं ये एंट्री कभी भी नहीं डालूंगा। इवन दो अगर मेरे को लगता है फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ये मेरा गेन है, दिस इज माई एंटिसिपेटेड गेन, कि मेरा क्रेडिटर मेरे से पैसे नहीं मांगेगा, पर मैं इसको अपनी बुक्स में कभी भी नहीं दिखाऊंगा। मैं सिर्फ तभी दिखाऊंगा जब मैं बिल्कुल श्योर शॉट हो जाऊंगा कि भाई अब क्रेडिटर पैसे नहीं मांगेगा मेरे से, क्योंकि उसका बिजनेस बंद हो गया, उसकी फैमिली अब्रॉड चली गई है, अब कोई उसका पीछे मांगने वाला नहीं है। उस केस में मैं डालूंगा। जब तक वो एंटिसिपेटेड है तब तक मैं उसको गेन नहीं दिखाऊंगा, एंटिसिपेटेड ओनली एक्सपेंसेस या लॉसेस को दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर्मुलेट करूंगा जिससे मेरा प्रूडेंस का प्रिंसिपल वायलेट ना हो। सेकंड वो क्या कहता है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। इसका मतलब क्या है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब ये है कि मैं जो भी अपनी अकाउंटिंग करूंगा और जो भी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करूंगा वो मैं इस पर्सपेक्टिव से करूंगा कि इसका एक्चुअल में ये ट्रांजैक्शन या फिर ये जो इवेंट, अकाउंटिंग इवेंट हो रहा है, इसके एक्चुअल में इसके बिहाइंड है क्या। फॉर एग्जांपल हमारे दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। दो फ्रेंड्स हैं हमारे, मिस्टर ए एंड मिस बी। ठीक है, ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं, कहीं भी जाते हैं दोनों साथ रहते हैं हमेशा। अगर साथ नहीं है तो एक दूसरे को लाइव लोकेशन भेज के रखते हैं, 24/7 बातें करते हैं। एक को दूसरे की सारी नॉलेज है और इसको इसकी सारी नॉलेज है, दोनों हमेशा साथ घूमते हैं, ट्विनिंग भी करते हैं अपनी कपड़ों की, पर कहते हैं वी आर जस्ट फ्रेंड्स। तो अगर वो बोलते हैं कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स, हम सबको पता है दे आर नॉट ओनली जस्ट फ्रेंड्स, दे आर मोर देन द फ्रेंड्स, पर दुनिया को दिखाने के लिए वो क्या है? वी आर जस्ट फ्रेंड्स। घर वालों को भी क्या बोलते हैं? वी आर जस्ट फ्रेंड्स। ऐसे के जो जस्ट फ्रेंड्स थे ना मेरे स्कूल में 11th और 12th में, उन दोनों की अभी नवंबर दिसंबर में सबकी शादियां हो रही हैं। तो अगर मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता +1 +2 में तो ये दोनों फ्रेंड्स होते, पर अगर मैं सब्सटेंस देखूं कि भाई सच्ची में क्या वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स ही थे, तो मैं कहूँगा नहीं, देवर मोर देन द फ्रेंड। और वही बात हुई, तभी तो उनकी आज शादियां हो रही हैं। तो इसीलिए अकाउंटिंग में भी क्या बोला जाता है कि सब्सटेंस ओवर द फॉर्म में क्या बोला जाता है? जो तुमको लीगली दिख रहा है उसको मत देखो, जो उसके पीछे एक्चुअल में हो रहा है उसको देखो। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू का भी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स बेचे 5,000 के। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स बेचे 5,000 के अप्रैल में, और एग्रीमेंट कर लिया मिस्टर बी से कि भाई ये वाले जो गुड्स हैं ना, ये मैं तेरे से जून में वापस ले लूँगा सेम गुड्स, और मैं तेरे को 5,500 पे करूँगा।
मतलब मिस्टर ए के पास कुछ गुड्स थे, उसने बी को बेचे। गुड्स छोड़ो, एलईडी। मिस्टर ए ने कहा कि मैं मिस्टर बी को अपने घर की एलईडी देता हूँ, और मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 5000 पे कर दिए अप्रैल में। पर इन्होंने ये भी एग्रीमेंट किया कि भाई जून में ना, मिस्टर ए कहता जून में मैं तुमसे अपनी एलईडी वापस ले लूँगा और तुमको मैं 5500 दूंगा। अब देखने को तो ये एक नॉर्मल सेल परचेज एग्रीमेंट लग रहा है, पर अगर आप इसकी गहराई में जाओ तो वो क्या कहता है, कहता अप्रैल में तुमने कोई चीज़ 5000 की बेची और तुम सेम चीज़ ही जून में सामने वाले से 5500 की खरीद रहे हो। जब मैं सामने वाले से कोई शॉपकीपर से सामान लेने जाता हूँ, क्या मैं उसको सामान वो बेच के भी आता हूँ? फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे नज़दीक में एक वेरका का प्लांट है। वेरका मतलब जहाँ से पंजाब में क्या है कि वेरका का मिल्क आता है, जैसे अमूल का मिल्क आता है वैसे ही यहाँ पे वेरका का मिल्क आता है पंजाब में। तो क्या वो जो वेरका वाले अंकल हैं उनसे मैं दूध खरीद के लाता हूँ, क्या मैं उनको दूध बेचता भी हूँ? अगर मैं उनको दूध बेच ही रहा होता तो मेरे को उनसे खरीदने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये एक ऐसा अजीबोगरीब सा ट्रांजैक्शन है जिसमें मिस्टर ए मिस्टर बी को बेच रहा है और मिस्टर बी ही इन टर्न सेम चीज़ मिस्टर ए को बेच रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें हिडन एजेंडा क्या था कि मिस्टर ए को चाहिए थे पैसे 5000, उनको उन्होंने लोन लेना लेने की बजाय उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कि गुड्स का सहारा लिया, उन्होंने अपनी एलईडी का सहारा लिया और उन्होंने क्या कहा कि भाई तू अभी मेरे को 5000 दे दे और मेरी एलईडी ले जा, फिर तू मेरी एलईडी वापस कर दियो और मैं तेरे को 5500 दे दूंगा। 5000 तो ये वाले प्लस 500 रुपये तुम्हारे 2 महीने का इंटरेस्ट, अप्रैल और मई का इंटरेस्ट। तो क्या ये एक सेल परचेज ट्रांजैक्शन है या फिर एक लोन की ट्रांजैक्शन है? ये एक लोन की ट्रांजैक्शन है। तो आपको वो वाला चश्मा पहनना है सब्सटेंस ओवर फॉर्म का अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करते हुए, जहाँ पे आप लोग ये इस ट्रांजैक्शन को लोन का ट्रांजैक्शन देखो, ना कि एक सेल परचेज का। इसको बोला जाता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। देन आता है मटीरियलिटी का। अब आपको ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करनी है जहाँ पे आप ये सिलेक्ट कर पाओ कि भाई मेरी मटेरियल ट्रांजैक्शन क्या है और आप उसके बारे में अच्छी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर दे पाओ। फॉर एग्जांपल, अगर एक एम्प्लॉई है, उसने 10,000 की चोरी करी मेरे बिजनेस से, ठीक है, मेरी टर्नओवर कितनी है? मेरी टर्नओवर है 150 CR। मेरे बिजनेस की टर्नओवर 150 CR है और एक एम्प्लॉय पकड़ा गया 10,000 की चोरी करते हुए। तो मैं क्या कहूँगा, ठीक है यार उसको बाहर निकाल लो, इसको इसको कोई भी डिस्क्लोज है, क्योंकि मेरे मटेरियल है ही नहीं, बहुत ही छोटी सी बात है यार, 150 करोड़ की टर्नओवर है कंपनी की, ठीक है, 10,000 रुपये कोई चोरी करते पकड़ गया। मैंने कहा यार छोड़ो यार, क्या ही टेंशन लेनी है। पर मेरे को ऑडिटर ने कहा सर आपके पास ना 200 एम्प्लॉयज़ हैं ऐसे के ही। मतलब ये वो बंदा था जो डिलीवरी बॉय था, मेरा ई कॉमर्स का बिजनेस है, तो ऐसे का एक डिलीवरी बॉय था जिसने 10,000 की चोरी करी। कहता सर आपके पास 200 एम्प्लॉयज़ हैं, अगर 200 एम्प्लॉयज़ ने भी 10,000 की चोरी करी ना एक एक ने, तो आप देख लो आपकी बात कहाँ जाएगी। 20,000, ठीक है, 2 लाख 20 लाख रुपए की आपकी चोरी हो सकती है। तो दिस इज़ नॉट अ मटीरियल थिंग। इसका मतलब है कि आपका इंटरनल कंट्रोल कुछ वीक है। तो आपको ये देखना होगा कि आप किस चीज़ को मटेरियल मान रहे हो या नहीं मान रहे हो। आपको अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी सिलेक्ट करनी होगी कि आपको ये फॉलो कर सको कि भाई जो मेरी मटेरियल चीज़ है ना वो उभर के बाहर आ सके। जैसे ये वाली ट्रांजैक्शन थी, तो आप ये लिखोगे कि भाई 10,000 की चोरी एक बंदे ने करी और मेरे 200 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं, तो मैं सबकी एक बार इन्वेस्टिगेशन करवा रहा हूँ, कहीं मेरा 20 लाख का घाटा तो नहीं पड़ गया या फिर 20 लाख मेरा कहीं स्टेक पर तो नहीं है। तो ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करना अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए, कि जहाँ पे तुम ये मटीरियलिटी के कंसेप्ट को फॉलो कर सको। ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी मत सिलेक्ट कर लेना जहाँ तुमको मटीरियलिटी कंसेप्ट ही तुम उसको भूल के रह जाओ। लास्ट में वो क्या बोलता है, कहता है मैनर ऑफ डिस्क्लोजर। कहती अकाउंटिंग पॉलिसी को ऐसी होनी चाहिए जिसमें तुम जो भी डिस्क्लोजर तुमको देना है वो बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपने अकाउंटिंग पॉलिसी, अपनी स्टेटमेंट, जो भी आपके इवेंट्स, अकाउंटिंग इवेंट्स हुए हैं, आप उसका डिस्क्लोजर दे सको। आपको क्या ध्यान रखना है, फॉर एग्जांपल कोई एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको कोई एक फॉलो करने को कहता है 1 या 2, दो तरह के मेथड बताता है आपको फॉलो करने में।
आपको लगता है कि जो मेथड अगर मैं ए फॉलो करूँगा ना तो इसमें डिस्क्लोज़र में मज़ा नहीं आएगा, या फिर मेरा बिजनेस इसको जस्ट, या फिर वो डिस्क्लोजर मेरे बिजनेस को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि यार मेरे को लगता है यार डिस्क्लोजर सही नहीं रहेंगे वहाँ पे ना, अगर मैं पॉइंट ए फॉलो करता हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। पर अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पॉइंट 2 फॉलो करता हूँ तो उसमें मेरे डिस्क्लोजर्स जो होंगे वो मेरी अकाउंटिंग और मेरे बिजनेस को बिल्कुल जस्टिफाई कर पाएंगे। तो मैं अपना पॉइंट 2 के मेथड को फॉलो करूँगा क्योंकि उसमें मेरे डिस्क्लोजर्स का मैनर मेरे को सही लगता है। ठीक है जी, ये हो गया आपका अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करने के लिए ये 4 चीज़ें। आपके पेपर में ये चारों चीज़ें पूछ सकता है, तो आपको ये चारों याद रखनी है कि इनको बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड, वर्ड तो क्या है एक ही वर्ड है इनका, तो इनको थोड़ा याद रख के चलना। ठीक है, ये हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी का हो गया। सेकंड वो क्या बोलता है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या होती हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। कहता है जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है ना उसमें इनहेरेंट कुछ चीज़ें होती ही हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपको क्या एग्जांपल देता, हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे मेरा नाम है मानस अरोड़ा। ठीक है, मेरे को किसी को अपना नाम बताना होता है, मैं लिखता हूँ मानस अरोड़ा। क्या मैं ये लिखता हूँ इंसान मानस अरोड़ा या फिर ह्यूमन मानस अरोड़ा? क्या मैं ऐसा लिखता हूँ अपने नाम में, हाय एवरीवन आई एम ह्यूमन मानस अरोड़ा? वो तो सबको पता ही है मैं ह्यूमन हूँ, मेरे 2 आंखें हैं, दो दो ईयर्स हैं, एक मुंह है, एक नाक है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, तो पता ही है ये ह्यूमन ही होता है। तो मैं क्या कहता हूँ कि आई एम ओनली मानस अरोड़ा, मैं आई एम अ ह्यूमन, दिस इज अ फंडामेंटल अजम्पशन कि मैं ह्यूमन ही हूँ, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना तो हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं। अजम्पशन क्या लेके चलते हैं कि जो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है ना उसमें गोइंग कंसर्न है, उसमें कंसिस्टेंसी है और वो एक्रूअल बेसिस पे बनी है। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है कि ये बिजनेस तब तक चलेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इस बिजनेस का नाम रहेगा। तो जो ओनर है इस बिजनेस का, उसका इस बिजनेस को बंद करने का कोई भी आइडिया नहीं है, कोई भी मन नहीं है, तो उस अजम्पशन को बोला जाता है गोइंग कंसर्न की अजम्पशन। कंसिस्टेंसी बोला जाता है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो अकाउंटिंग पॉलिसी मैंने पिछले साल अडॉप्ट करी थी मैं वो इस साल भी अडॉप्ट कर रहा हूँ। और एक्रूअल का मतलब ये है कि मैं अपनी अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे कर रहा हूँ, कैश बेसिस पे नहीं कर रहा। मतलब मैं अपने खर्चे और इनकम को तब रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ जब वो इनकर हो रहे हैं, ना कि जब मैं उनकी पेमेंट कर रहा हूँ। इसका एक एग्जांपल जो हम लेते हैं, हम क्या लेते हैं कि मेरा जो वाईफाई का बिल आता ना वो आया था मार्च 25 से लेके मई 25 तक, और मैंने 1 जून को 900 पे किया था वाईफाई का। तो अगर मैंने मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने का 900 का वाईफाई का बिल पे किया है, तो जब मैं 1 जून को एंट्री डाल रहा हूँ तो मैं कितनी एक्सपेंस की एंट्री डालूंगा? क्या मैं ये डालूंगा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक 900? अगर मैं ये डालूंगा तो गलत हो जाएगा। मेरे को क्या देखना है कि देखो 900 मैंने पे किया है 3 महीने का, मार्च, अप्रैल, मई। उसमें से मार्च जो है वो पिछले साल को रिलेट करता है, दैट इज 2024-25 को, और अप्रैल और मई 25-26 को रिलेट करता है। तो इस साल जब मैं 25-26 का अपना P&L बनाऊंगा तो उसमें मैं सिर्फ ये इन दोनों महीनों का वाईफाई का खर्चा लूंगा जो कि मेरा आएगा 600, और जो 300 का मेरा खर्चा है वो मैं 24-25 में डाल लूंगा। तो इस कंसेप्ट को बोला जाता है एक्रूअल कंसेप्ट। अगर मैं 900 का खर्चा पूरा का पूरा 25-26 में लेता हूं क्योंकि मैंने 25-26 में वो खर्चा पे किया है, उस तरह की अकाउंटिंग को बोला जाता है कैश अकाउंटिंग। बट अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ एक्रूअल अकाउंटिंग, जिसमें मैं मार्च का खर्चा पिछले साल में डालूंगा, इस साल में नहीं डालूंगा। तो वही वो कहता जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा तो मैं मानूंगा ये तीनों अजम्पशंस फॉलो हुई हैं। मैं ढिंडोरा पीट के ये नहीं बताऊंगा कि ये हमने फॉलो कर ली, फॉलो कर ली, फॉलो कर ली। मैं ये नहीं ढिंडोरा पीटता, जैसे मैं अपने ह्यूमन होने का ढिंडोरा नहीं ना पीटता, वैसे ही मैं अपने इन तीनों को फॉलो करने का भी ढिंडोरा नहीं पीटता। हाउएवर जब भी मैं अपने पेट को इंट्रोड्यूस करूंगा, मेरे पेट का नाम है ओरियो, तो मैं क्या बोलता हूँ कि मीट माय पेट
ओरियो, मैं क्या कहता हूँ, ये मेरा पेट है ओरियो, क्योंकि यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि ओरियो किसी इंसान का नाम नहीं है, वो एक पेट का नाम है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर तो ये अजम्पशंस फॉलो हो रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई ढोल बजाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी डिस्क्लोज़र देने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर ये अजम्पशंस फॉलो नहीं होती, उस केस में तुमको डिस्क्लोज़र देना पड़ेगा, उस केस में तुमको ढोल बजाने पड़ेंगे, ढोल नगाड़े बजाने होंगे कि ये मेरा पेट है ओरियो। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये आपका यहाँ तक हो गया। एक आता है जी, अगर आप चेंज कर रहे हो अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी। यहाँ पे हमने अकाउंटिंग पॉलिसी पढ़ा क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि हम उसको कैसे सिलेक्ट करते हैं। अब आप खुद सोचो कि अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पॉइंट ऑप्शन नंबर 1 को आज अडॉप्ट कर रहा हूँ, बट कल को मेरे को लगता है कि नहीं यार, ऑप्शन नंबर 2 ना अब मेरे बिजनेस के लिए ज़्यादा रेलिवेंट हो गया है, तो क्या मैं वो ऑप्शन नंबर 2 अडॉप्ट नहीं कर सकता? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सरकार ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही चेंज कर दिया, अब उसने कहा ऑप्शन नंबर 1 है ही नहीं, अब ऑप्शन नंबर 2 ही है। क्या उस केस में मेरे को अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी होगी या नहीं करनी होगी? जैसे हमारे एग्जाम्पल में अगर सरकार ने चंडीगढ़ मोहाली में बोल दिया कि जो आपको ग्रीन एरिया रखना है ना, वो आपको फ्रंट में ही रखना है, आप बैकयार्ड में नहीं रख सकते, क्या उस केस में मेरे पास ऑप्शन है कि मैं बैकयार्ड में ग्रीन एरिया रखूं? नहीं, तो मेरे को फ्रंट में ही रखना होगा। उस केस में जो मेरी चेंज होगी अकाउंटिंग पॉलिसी, मेरे प्रिंसिपल्स और मेरे मेथड जिससे मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता हूँ, क्या वो चेंज होंगे? तो उस चेंज का भी डिस्क्लोजर हमको अपने यूज़र्स को बताना होगा। वो बोलेंगे कि भाई पिछले साल तो तुमने ये ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया था और इस साल तुम ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट कर रहे हो, क्यों सेलेक्ट किया, तुमने चेंज क्यों किया? हमने कहा इसलिए चेंज किया क्योंकि सरकार ने बोला है। अच्छा, अगर सरकार ने बोला तो ये बताओ कि क्या डिफरेंस आ रहा है इसकी वजह से? अगर तुम इस साल भी ऑप्शन नंबर 1 करते फॉलो, तो उससे तुम्हारा प्रॉफिट क्या आता? क्योंकि हमको कंपेयर करना है ना कि तुमने पिछले साल और इस साल में कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। हो सकता है कि तुम्हारा इस साल प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा हो, वो इसीलिए ज़्यादा नहीं आ रहा कि तुमने बहुत अच्छा बिजनेस किया, इसीलिए अच्छा आ रहा क्योंकि तुमने अकाउंटिंग पॉलिसी, अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज किया। तो तुम ये बताओ कि अगर तुम इस साल भी ये वाला मेथड फॉलो करते, तुम्हारा प्रॉफिट कितना आता, हमको कंपेयर करने में ईजी होता। तो ये सब तरह के डिस्क्लोजर हमको देने होंगे जब भी हम चेंज करेंगे अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी। तो वो क्या कहता है, कहता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आप लोग क्यों करोगे? अगर तो कहता बहुत ही मटीरियल है इस साल में कि तुमने बहुत ही कि तुमने जो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी उसकी वजह से तुम्हारा बहुत ही भयंकर चेंज आ रहा है तुम्हारे प्रॉफिट में, कि भाई कहाँ तुम 1,000 का लॉस कमा रहे थे, तुमने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी जिससे तुम्हारा 4,000 का प्रॉफिट आ गया। अब तुम देखो मोस्ट ऑफ द जो भी आईपीओ आ रहे हैं आजकल, जैसे लेंसकार्ट का आईपीओ आया, या फिर जो भी आजकल आप अगर देखोगे जो आईपीओ आ रहे हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, जितने भी स्टार्टअप्स के, तो पिछले साल तक वो सब लॉस मेकिंग थे। अब जैसे ही उनको आईपीओ लेके आना, वो सब लोग प्रॉफिट मेकिंग हो गए। और प्रॉफिट क्यों आता है, जब आप इसको डीप डाउन करोगे तो कहते हैं ड्यू टू अकाउंटिंग एडजस्टमेंट प्रॉफिट आ गया। अब उस केस में आपको यूज़र को ये बताना पड़ता है कि कितना प्रॉफिट अकाउंटिंग एडजस्टमेंट की वजह से आया। तो वो कहता कि अगर तुमने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज किया और वो बहुत ही मटीरियल चेंज है, बहुत ही ज़्यादा, कि मतलब बहुत ही ज़्यादा उसकी वजह से मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंज आ रहा है, तो आपको क्या बताना है? क्या तुम अमाउंट असर्टेन कर सकते हो कि उस पॉलिसी को चेंज करने की वजह से तुम्हारी कितने प्रॉफिट्स में या तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितना फ़र्क आ रहा है? अगर हाँ, तो अमाउंट डिस्क्लोज करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को लग रहा है कि अगर मैं अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज ना करता तो मेरा 1,000 का लॉस आता फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बट अब आज जब मैंने अपनी पॉलिसी चेंज करी तो मेरा 4,000 का प्रॉफिट आ गया। तो इसका मतलब ये है कि मैं उनको ये बताऊंगा कि भाई इसकी वजह से मेरा 5,000 का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। सर 5,000 का कैसे इंक्रीज हुआ? ये देखो, जब मैं यहाँ से -1,000 से 4,000 में जाऊंगा तो पहले मैं 1,000, 2,000 एंड देन 3,000। तो जब मैं -1,000 से, जैसे यहाँ पे -1,000 से मेरे को 4,000 पे जाना है पॉजिटिव में,
तो मैं माइनस से पहले 0 पे आऊँगा कि मैंने कितना सफ़र तय किया 1000 का, फिर अगला 4000 का सफ़र तय किया, तो टोटल मैंने 5000 का प्रॉफिट करा होगा, तभी तो मैंने 4000 का प्रॉफिट पे आया। तो कहता अगर तुम्हारा बहुत ही मटेरियल चेंज है और तुमको अमाउंट पता लग पा रही है, उस केस में तुम अमाउंट डिस्क्लोज कर दो। अगर बहुत मटेरियल चेंज है बट तुमको अमाउंट नहीं पता लग पा रही, तो फैक्ट डिस्क्लोज कर दो कि भाई देखो मेरे को अमाउंट नहीं पता लग पा रही, बट हाँ कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, वो तुम देख लेना। पर अगर तुमने पॉलिसी चेंज करी और उसकी वजह से कुछ ज़्यादा मटेरियल चेंज नहीं आया, उसमें तुमको सिर्फ फैक्ट डिस्क्लोज करना है अपना कि मैंने भाई पॉलिसी चेंज करी थी, तो ये सारी उसके फैक्ट्स हैं। ठीक है जी, तो ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और इसके जो भी अभी क्वेश्चन है वो हम आगे करेंगे अपने क्वेश्चन बैंक से। हाँ जी, तो क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं जी। अब जो हमारे पेंडिंग रह गए थे, तो सबसे पहले हम अपन खोल लेते हैं जी चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारा एप्लीकेबिलिटी का। इसमें से क्वेश्चन नंबर जो हमारा जहाँ से हमने शुरू करने हैं वो जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इससे पहले हम सब सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब वो क्या कहता है, कहता देखो ABC लिमिटेड प्रोविज़न बनाता है फॉर नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज। ठीक है, वो कहता है जी जो भी तुम्हारी इन्वेंट्री बिक नहीं रही ना, तो उसको बोला जाता है नॉन मूविंग इन्वेंट्री। अगर कोई ऐसी इन्वेंट्री है जो कि धीरे धीरे बिकती है, उसको बोला जाता है स्लो मूविंग इन्वेंट्री। तो कोई ऐसी इन्वेंट्री है कि जो बिक ही नहीं रही, तो हम उसकी कुछ प्रोविजंस बनाते हैं बेस्ड ऑन द नो इशू। जो पिछले 12 महीने से बिकी नहीं है ना, उसकी इन्वेंट्री को हम पकड़ते हैं और उस पर कुछ प्रोविजंस बनाते हैं कि कहीं उसकी वैल्यू तो नहीं कम हो गई या फिर वो ख़राब हो गई है, तो हम उसकी प्रोविज़न बनाते हैं कि उसका वैल्यू कम करने के लिए। तो पहले तो हम जो हम पहले प्रोविज़न बनाते थे वो हम बनाते थे कि नो इशू, जो पिछले 12 महीने में इशू नहीं हुई या फिर जो बिकी नहीं है इन्वेंट्री, तो जो नो इशू हुआ है उस पर 12 मंथ्स में बनाते थे। अब कहते हैं कंपनी बनाना चाहती है प्रोविज़न बेस्ड अपॉन द टेक्निकल इवेल्युएशन। पहले हम प्रोविज़न बनाते थे जो इन्वेंट्री 12 महीने से ज़्यादा हो गया बिकी नहीं है, बट अब मैं चाहता हूँ, अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल मेथड फॉलो करना चाहता हूँ। अब मैं सारी इन्वेंट्रीज को देखना चाहता हूँ, इवन दो कि वो हो सकता है कि कोई इन्वेंट्री मैंने 3-4 महीने पहले ही खरीदी हो बट वो पड़ी पड़ी ख़राब हो गई हो, तो उस पर भी तो बननी चाहिए ना। और कोई इन्वेंट्री हो सकता है कि पिछले 12 महीने से पड़ी हो और पर उसमें कोई दिक्कत ना आया हो, तो उस पर तो मैं प्रोविज़न बनाना नहीं चाहता। फॉर एग्जांपल मोस्टली होजरीज में क्या होता है, अगर आपने देखा हो कि अगर जिस साल ठंड कम पड़ती है ना तो उनका माल कम बिकता है, तो वो लोग मोस्टली जो न्यूज़पेपर वाले क्या होते हैं वो होजरी वालों के पास जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि जी हमारा तो माल ही नहीं बिक रहा, ठंड ही नहीं पड़ रही। तो उस केस में क्या होता है कि अगर इस साल ठंड कम पड़ी तो वो उनका जो माल है वो अगले साल बिकेगा। अगले साल ठंड और ज़्यादा पड़ गई, बहुत ज़्यादा पड़ी क्योंकि पिछले साल पड़ी नहीं थी, तो पिछले साल का 12 महीने पुराना माल इस साल बिक जाएगा। तो अगर मैं इस बेस पे इन्वेंट्री की प्रोविज़न बनाऊं कि जो 12 महीने से ज़्यादा हो गए बिकी नहीं, तो वो पहले हम वैसे बनाते थे। बट हम कहते हैं कि यार आप होजरी का एग्जांपल लो, हो सकता है ना वो पुराना माल बिल्कुल सही पड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा बहुत साफ करके बिक जाएगा माल, तो उस पर प्रोविज़न मत बनाओ। तो वो कहता है टेक्निकल इवेल्युएशन करके प्रोविज़न बनाओ कि जो हम देखें कि जो हो सकता है कि कोई माल मैंने पिछले महीने ही बनाया हो सकता है कि वो ख़राब हो गया हो माल, उसका रंग ख़राब हो गया हो होजरी का। तो वो कहता है कि हम सारी इन्वेंट्री को टेक्निकल इवेल्युएशन पे ही सारी इन्वेंट्रीज को देखेंगे टेक्निकली, फिर देखेंगे कि किस पे प्रोविज़न बनेगी। फिर उसमें उसने क्या बोला, कहता देखो टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री मेरे पास दी हुई है 100 लाख की। देन प्रोविजन ऑन दी, जब जैसे हम पहले प्रोविजन बनाते आए थे ना, अगर मैं उस हिसाब से ही इस 100 लाख की प्रोविजन बनाऊं तो बनती है 3.5 लाख। ठीक है, पिछले साल मैंने बनाई थी 3.5 लाख की। अब वो क्या कहता, इस साल की मैं अगर टेक्निकल इवेल्युएशन पे अपनी प्रोविजन बनाऊं तो बनती है 2.5 लाख की। पिछले साल तक मैं प्रोविज़न बनाता आया हूँ नो इश्यूज़ पे, पिछले 12 महीने में जो नहीं बिका, ठीक है, 2023 तक। अब कंपनी 2024 में खड़े होकर कहती अगर मैं पिछले मेथड से ही प्रोविज़न बनाऊँ ना तो 3.5 लाख की बनेगी इस साल। पर अगर मैं नए तरीके से प्रोविज़न बनाने की सोचूँ ना तो सिर्फ 2.5 लाख की ही बनेगी। कहता तुमने ये जो प्रोविजन का मेथड चेंज किया है ना, डज दिस अमाउंट टू अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ये जो तुमने प्रोविजन का मेथड चेंज किया है,
क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है? कैन कंपनी चेंज द मेथड ऑफ प्रोविजन? क्या तुम मेथड ऑफ प्रोविजन चेंज भी कर सकते हो? क्या तुम्हारे पास इतनी पावर है एज अ कंपनी? जैन 25 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने लायक क्वेश्चन है। वो क्या कहता द डिसीजन ऑफ मेकिंग द प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग इन्वेंट्री ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल इवेल्युएशन डज नॉट अमाउंट टू द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ये आपकी चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। आगे वो क्या बोलता है, कहता अकाउंटिंग पॉलिसी आपको सिर्फ ये कह सकती है कि आप प्रोविजन बनाओ, बट कैसे बनाओ आप खुद ये डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को घर में गार्डन रखना है, पर गार्डन आगे रखना है पीछे रखना है, तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि हाँ भाई मेरे को पीछे गार्डन रखना है। पर गार्डन में आप कौन से कलर का फ्लावर लगाओगे, कौन सी वेजिटेबल को ग्रो करोगे, ये तो आपका खुद का डिसीजन है। ये तो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई फर्क नहीं आ रहा। आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी ये थी कि मैं गार्डन आगे रखूंगा या बैकयार्ड में रखूंगा, पर उस गार्डन में आप लोग क्या करोगे वो आपका पर्सनल चॉइस है। उसमें कोई अकाउंटिंग पॉलिसी का लेना देना नहीं है, उसमें कोई सरकार का लेना देना नहीं है। आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी सिर्फ ये हो सकती थी कि आप नॉन मूविंग इन्वेंटरीज की प्रोविजन बनाओ। प्रोविजन कैसे बनानी है वो आप देखो कि 12 महीने के हिसाब से बनानी है या फिर टेक्निकल इवेल्युएशन के हिसाब से बनानी है। ठीक है जी। नेक्स्ट वो क्या कहता है, द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ द प्रोविजन में चेंज। आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अमाउंट ऑफ प्रोविजन को चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई प्रूडेंट एस्टिमेट है, अगर आपको लगता है टेक्निकल इवेल्युएशन थोड़ा ज़्यादा अच्छा तरीका है, तो आप कर सकते हो। देखो आंसर लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप दो ज्ञान, ज्ञान की बात करो। यहाँ तक उस बंदे ने ज्ञान की बात करी है, ठीक है। नेक्स्ट में उसने क्या शुरू करा है, नेक्स्ट में उसने कहा है इन दिस गिवन केस। प्रेजेंट में सिनेरियो क्या कहता है, कहता इस केस में कंसीडर करो, कंसीडर द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, द चेंज इन द अमाउंट ऑफ अ नॉन मूविंग इन्वेंट्री फ्रॉम 3 लाख टू 2 लाख इज नॉट मटीरियल। भाई 100 लाख की इन्वेंट्री है, उसमें 1 लाख की इन्वेंट्री में फ़र्क आ रहा है, इट्स मियरली अ 1%, 1% कोई मटेरियल तो होता नहीं है। तो कहता है इसके लिए तुम लोग क्या कर देना, इसके लिए तुम सिर्फ डिस्क्लोज़र लिख देना, और डिस्क्लोज़र लिखते हुए क्या लिख देना, ये लाइन लिख देना बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कहता है एक तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं है, पर तुम फिर भी डिस्क्लोज़र लिख देना सो दैट कि सामने वाले को पता लग जाए, पर ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं है और ये मटेरियल भी नहीं है। इट इज़ नॉट मटेरियल एंड इट इज़ नॉट अ अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज। तो आप क्या लिखोगे, द चेंज हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल इवेल्युएशन, जैसे कि आप पिछले सालों में नहीं करते आए थे, अनलाइक प्रीसीडिंग ईयर। अगर सेम मेथड ही फॉलो होता प्रीवियस ईयर जैसा, तो इस साल का तुम्हारा प्रॉफिट 1 लाख से कम होता। कहने का मतलब क्या है, इस साल हम प्रोविजन 2.5 लाख की बना रहे हैं, अगर हम पिछले साल वाला मेथड फॉलो करते तो प्रोविजन 3.5 लाख की बनती। तो इसका मतलब है कि इस साल मैं अपना प्रॉफिट 1 लाख से ज़्यादा दिखा रहा हूँ प्रोविजन कम दिखा के। तो वो भी यही कह रहा है, कह रहा कि मैंने नॉन मूविंग इन्वेंट्री का टेक्निकल इवेल्युएशन से कर लिया और इससे मेरे प्रॉफिट में क्या फ़र्क आ रहा है, सिर्फ 1 लाख का ही फ़र्क आ रहा है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का आएगा, जिसमें से ये आपका 1.5 मार्क्स का होगा, ये आपका 1.5 मार्क्स का होगा और ये आपका 1 मार्क का होगा। यहाँ तक आपका 1.5 मार्क का पार्ट होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका नेक्स्ट 1.5 होगा, ये आपका 1 मार्क का होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट वो क्या कहता है, कहता वट डू यू मीन बाय एक्रूवल इन द रेफरेंस टू AS1। कहता एक्रूवल का मतलब क्या है, हमने अभी एक्रूवल पढ़ा ना AS1 में कि आपको अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसे बनानी कि जो एक्रूवल हो, एक्रूवल मेथड से हो, या फिर जो आपके काउंटिंग अजम्पशन होती है फंडामेंटल, उसमें भी एक्रूवल आता है। तो कहता है कि टर्म एक्रूवल का AS1 में हमने बात करी है कि एज अ रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर एक्रूड, कि एज
कि रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर एक्रूड दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एंड व्हेन दे आर इनकर्ड और अर्नड, नॉट व्हेन द मनी इज रिसीव्ड और पेड। जब आपने कोई खर्चा आपका हो गया, इवन दो कि आपने पैसे पे नहीं किए, या फिर आपने इनकम कमा ली इवन दो कि आपने इनकम के आपको पैसे नहीं आए, तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर लोगे। पैसे के लेन देन से आपकी इनकम या खर्चा डिसाइड नहीं होंगे। जब खर्चा इनकर कर लिया तब, और जब इनकम अर्न कर ली तब ही हम इसको अपनी इनकम या खर्चा मान लेंगे, और उसी साल रिकॉर्ड करेंगे जिस साल का वो है। नेक्स्ट वो क्या कहता है रीज़न भी बताओ कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो क्यों करना है। कोई 3 रीज़न बताओ। मई 25 का क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से करना, रिसेंटली आ चुका है आरटीपी में। तो ये तो उसने 5 रीज़न दिए हैं, इसमें से कोई भी 3 रीज़न ईजी से आपको याद रख लेने हैं। सबसे पहला क्या है कि ये देख लो, ये क्या कहता है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज एसेट्स, लाइबिलिटीज और कंपोनेंट्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, that is amount paid or received in cash in past and amount expected to paid in the future। कहता है जो तुमने खर्चा किया, जो तुम्हारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं, वो उसी साल रिकॉग्नाइज करता है, इवन दो कि अगर आपने पैसा पास्ट में पे कर दिया या फिर आप लोग फ्यूचर में पे करोगे। ठीक है, नेक्स्ट ये देख लो, ये क्या बोलते हैं, कहता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में वो क्या कहता है इट अटेम्प्ट्स टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल इफेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, इवेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस इन द पीरियड इन विच दे अकर रेदर देन रिकॉर्डिंग दैम इन द पीरियड इन विच द कैश इज पेड। अगर आप ये पेपर में लिखोगे तो इतनी कहानी मत लिखना, क्या आप लिखना एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अटेम्प्ट छोड़ो, रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स भी छोड़ो, in the period in which they occur rather than recording them in the period in which the cash is paid or received। बस ये इतनी टेक्निकल भाषा नहीं लिखनी है हमको, बस अभी देखो सिंपल सी लाइन बन गई। कहता एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द पीरियड इन विच दे अकर रेदर देन रिकॉर्डिंग देम इन द पीरियड इन विच द कैश इज रिसीव्ड और पेड। एंटरप्राइज भी छोड़ो, नहीं लिखना भाई, इतना रट्टे थोड़ी मारने। ये तुम्हारी फर्स्ट पॉइंट हो गया। नाउ एक कोई लास्ट सा पॉइंट ये बोल लो, ये क्या बता है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स विल नॉट कंसाइड विद बाइंग, प्रोड्यूसिंग और सेलिंग द इवेंट्स एंड अदर इकोनॉमिक इवेंट्स दैट अफेक्ट द एंटिटी परफॉर्मेंस। क्या कहता है, द रिसीट्स एंड द पेमेंट्स ऑफ द पीरियड विल नॉट कंसाइड विद द बाइंग, प्रोड्यूसिंग और सेलिंग द इवेंट्स एंड अदर इकोनॉमिक। कहता है तुम्हारे जो पैसे का लेन देन हो रहा है वो हो सकता है कि डिफरेंट हो उस पीरियड से जिस पीरियड का वो खर्चा एक्चुअली में है। कहता है द रिसीट्स एंड द पेमेंट विल नॉट कोइंसाइड, कहता वो सेम नहीं होगा जिस साल का विद द बाइंग। रिसीट्स एंड पेमेंट मतलब पैसा, रिसीट्स एंड पेमेंट का मतलब कि पैसा आना, और पेमेंट का मतलब है कि पैसा जाना। कहता उससे कंसाइड नहीं करेगा जब तुमने एक्चुअली में कोई चीज़ खरीदी होगी या फिर तुमने बेची होगी। हो सकता है कि मैंने इस साल 30 मार्च को सेल करी और उसने कहा कि पैसे 1 हफ्ते बाद ले लेना, तो पैसे जब 1 हफ्ते बाद आएंगे तो फॉर एग्जांपल 4/4 को आए, तो ये जो मैंने बेचा ये तो मैंने पिछले साल बेचा, पर जो पैसे आए वो अगले साल आए। तो यही कह रहा है, कहता है एक्रूअल में ये भी चीज़ होती है, वो तो होती है दी, वही तो उसकी नेचर है कि जिस साल तुमने खरीदा या बेचा, हो सकता है कि उसी साल तुमने पैसे ना दिए हों, ना पैसे मिले हों, तो उस केस में वो कंसाइड नहीं करेगा। ठीक है जी, ये कोई भी 3 पॉइंट्स कर लेना जो आपको इजी लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एज पर द रिवाइज्ड स्कीम, ये हमने SMCs का कंसेप्ट पढ़ लिया है, ये हमने ऊपर भी इसका क्वेश्चन कर लिया, तो दिस इज नॉट अ AS1 क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता लॉयन लिमिटेड है, वो एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग में एंड कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स में। वो मैन्युफैक्चरिंग करता है और कंस्ट्रक्शन करता है। ठीक है, कहता वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, ये भी सितंबर 25 का क्वेश्चन है, तो मतलब इस ये वाले क्वेश्चन रिसेंटली आ रहे हैं और ये आपके अटेम्प्ट में आ सकता है। कहता वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करता है, उसने 31 मार्च 25 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की और उसने क्या करा था। कहता कंपनी फॉलो द हिस्टोरिक कॉस्ट फॉर फिक्स्ड एसेट, मतलब हिस्टोरिक कॉस्ट का मतलब है कि जिस पे उसने
सामान खरीदा है वही खर्चा, वही एक्सपेंस दिखाता है, वही वो एसेट पर रिकॉर्ड करता है। हमने पढ़ा था ना हिस्टोरिक कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू। तो उसमें कहता और फीफो वो यूज़ करता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए। अच्छा ठीक है। और कहता परसेंटेज कंप्लीशन मेथड वो फॉलो करता है रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ये भी आपको समझ नहीं आएगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ये AS 9 में समझेंगे, पर ये आपको दोनों चीज़ें अभी समझ आ गई। ठीक है। इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट और ड्यूरिंग द ईयर मैनेजमेंट ने क्या किया, मैनेजमेंट ने क्या किया, इन्वेंट्री वैल्यूएशन को फीफो से वेटेड एवरेज में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि उसको लगता है कि रॉ मटेरियल में बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो रही हैं, तो कुछ वॉलीटिलिटी की वजह से उन्होंने उसको चेंज कर दिया। ठीक है। और जो डेप्रिसिएशन का मेथड था ना, उसको स्ट्रेट लाइन से उन्होंने रिटर्न डाउन वैल्यू पे कर दिया। कहाँ पहले SLM यूज़ करते थे, अब कहाँ WDV यूज़ करेंगे फिक्स्ड एसेट्स के लिए। और कंपनी ने डिस्क्लोज क्या किया, उसने डिस्क्लोज किया कि भाई मैंने चेंज करा इन्वेंट्री का मेथड अपने नोट्स टू अकाउंट्स में, जो कि उसका बनता भी है। भाई तुमने अगर इन्वेंट्री का मेथड चेंज करा है, अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करा है, तो वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। पर उसने डिस्क्लोज नहीं किया डेप्रीसिएशन मेथड को। वो कहता मटीरियल ही नहीं है तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा। क्या ऊपर वाले क्वेश्चन में भी 1 लाख मटीरियल था? 1 लाख मटीरियल नहीं था, बट फिर भी हमने नोट्स में डिस्क्लोज करा था। तो यहाँ पे तो इससे भारी मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया। तो अब वो क्या कहता है कि भाई मटेरियल ना होने की वजह से मैंने डिस्क्लोज नहीं किया। और उससे ऊपर क्या किया, कंपनी हैज़ नॉट डिस्क्लोज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स दो इट हैज़ रिसीव्ड अ सिग्निफिकेंट सब्सिडरी दिस ईयर। एक आपका है जी AS 12, वो बात करता है आपके गवर्नमेंट ग्रांट्स की। जैसे गवर्नमेंट कई बार किसी कंपनीज को ग्रांट्स देती है ना कि भाई जाओ तुम फैक्ट्री लगाओ और तुम आगे बढ़ो, मैं तुमको सपोर्ट करती हूँ पीछे से। तो वो अकाउंटिंग कैसे होती है उस केस में, वो हम पढ़ते हैं AS 12 में। तो कहता कंपनी ने गवर्नमेंट ग्रांट्स को भी रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ, पर उस गवर्नमेंट ग्रांट्स को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं वो नहीं बताया, पर उसको सब्सिडरी वगैरह मिली है, सब्सिडी मिली है उसको इस साल। तो वो क्या कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वायलेशन इफ एनी एज पर AS 1। क्या कोई वायलेशन है? एक तो देखो उसने डेप्रिसिएशन का मेथड ही जो चेंज किया वो बताया नहीं, कहता जी मटेरियल नहीं है। एक उसने गवर्नमेंट ग्रांट्स की रिकॉग्निशन के बारे में कुछ नहीं बताया, ये बड़ी दिक्कत हो गई। कहता क्रिटिकली एक तो इवेलुएट करो कि वेदर मटीरियलिटी कैन बी यूज्ड एज द जस्टिफिकेशन फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ चेंज इन दी अकाउंटिंग पॉलिसी। तो हमने अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या पढ़ा था, कहता कि इवन दो अगर तुम्हारा मटेरियल नहीं है कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट फैक्ट तो डिस्क्लोज करो ना यार। तुम यहाँ पे मटेरियल था तो हमने सब कुछ बताया, कितना अमाउंट है कितना अमाउंट नहीं था। कहता अगर मटेरियल नहीं है तो एटलीस्ट फैक्ट तो डिस्क्लोज करो। यहाँ पे तुमने डेप्रिसिएशन मेथड चेंज किया और तुमने कहा मटेरियल नहीं है तो मैं तो दिखाऊंगा ही नहीं, एटलीस्ट फैक्ट तो डिस्क्लोज करना चाहिए था ना तुमको। और साथ में वो कहता है जस्टिफाई करो वुड द चेंज फ्रॉम फीफो तो वेटेड एवरेज, जो उसने ये वेटेड एवरेज करा है, शुड बी ट्रीटेड एज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट और अकाउंटिंग पॉलिसी। कहता है ये जो तुमने चेंज किया है ना फीफो टू वेटेड एवरेज, क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसी है या फिर अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम September 25 RTP। तो ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं जी। अभी वो क्या कहता है, सबसे पहले वो क्या कहता है हमको, AS 1 क्या बोलता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज में। कहता एज पर AS 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज द की रिक्वायरमेंट्स जो रेलिवेंट हैं हमारे लिए, द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स विच आर रेलिवेंट। सबसे पहले कहता जी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी डिस्क्लोज। भाई तुमने जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी ली है सबसे पहले तो वो डिस्क्लोज करनी है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। फिर कोई भी चेंज आएगा उस अकाउंटिंग पॉलिसी में जिसका मटीरियल इफेक्ट होगा शुड बी डिस्क्लोज्ड अलॉन्ग विद द नेचर एंड द रीज़न ऑफ सच चेंज। तो उसका नेचर और उसका रीज़न ऑफ सच चेंज हमको डिस्क्लोज करना होता है।
अगर उसका इफेक्ट तुमको पता नहीं लग पा रहा, इट इज़ नॉट असर्टेनेबल, देन द फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड। तुम्हारे कीवर्ड्स जिनको हाईलाइट किया गया है। कहता अभी ये तो हो गई भाई ज्ञान की बात, ये तुमने ज्ञान दे दिया ऊपर ऊपर, पहले भी हमने यहाँ पे ज्ञान ही दिया था थोड़ा सा। ये जहाँ तक ये है ये भी ज्ञान की बात थी, ठीक है। अब असलियत में क्या होने वाला है सॉरी। अब कहता एप्लीकेशन, इन सब चीज़ों का एप्लीकेशन क्या होगा। सबसे पहले तो तुमने जो इन्वेंट्री वैल्यू फीफो टू वेटेड एवरेज करी है, कहता है ये जो तुम्हारा चेंज है ना, दिस इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, और कंपनी हैज़ डिस्क्लोज, बहुत अच्छी बात है, जस्टिफिकेशन के साथ, जो कि बिल्कुल इन लाइन विद द डिस्क्लोजर है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगला जो तुमने चेंज किया है डेप्रिसिएशन का मेथड, कहता है एज पर AS10 चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। तुमने जो भी डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करा है, दैट इज योर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। इसको आप ज़्यादा AS10 में हम लोग पढ़ेंगे, वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। हाउएवर as per AS1 also requires the disclosure of material if material item जो तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करती हैं। जब तुमने अपना डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया, क्या इससे तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे प्रॉफिट में फ़र्क होगा या नहीं? क्योंकि इससे तुम्हारा प्रॉफिट में, क्योंकि इससे तुम्हारी डेप्रिसिएशन की अमाउंट में चेंज होगा और इससे तुम्हारा प्रॉफिट चेंज होगा, और तुम्हारा मटेरियल आइटम्स जो कि तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हैं उन पे इफेक्ट आएगा। कहते हैं डेप्रिसिएशन एक बहुत ही की फाइनेंशियल फिगर है जो कि सब कुछ इफेक्ट करती है। देयरफॉर कंपनीज डिसीजन नॉट टू डिस्क्लोज द चेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ इमटेरियलिटी इज मे नॉट बी एप्रोप्रिएट अनटिल और अनलेस तुम ये ना बताओ कि तुम्हारा कुछ क्वांटिटेटिव एविडेंस देके, फॉर एग्जांपल तुम बोलो कि भाई अगर मैं SLM लगाता हूँ तो मेरी डेप्रिसिएशन आती है जी 10, और अगर मैं WDV लगाता हूँ तो मेरी डेप्रिसिएशन आती है 10.1, तो तुम कह सकते हो कि इमटेरियल है। बट तुम बिना कुछ दिखाए, बिना तुम बताए, तुम ये थोड़ी कह सकते हो कि ये मटीरियल नहीं है। या तो वो कहता ठीक है तुमने कहा इमटेरियल है, बट तुम उसका कोई क्वांटिटेटिव एविडेंस भी दे दो ना। अगर एक 10 और 10.1 का ही तो फर्क पड़ रहा है, क्या ही फर्क पड़ रहा है, सिर्फ 0.1% का फर्क पड़ रहा है, सिर्फ क्या ही है। तो वो कहता कि भाई उसका एविडेंस दे देना, फिर उसका बिना एविडेंस दिए तुम अज्यूम मत कर लेना कि डेप्रिसिएशन इमटेरियल है, हमको डिस्क्लोजर नहीं देना। फिर वो कहता है एक गवर्नमेंट ग्रांट का भी इशू हुआ था, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी में। कहता है लॉयन लिमिटेड को ग्रांट्स मिली थी, पर उसने क्या करा, अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स में कुछ भी डिस्क्लोजर नहीं दिया। तो वो क्या कहता, ये हो गई तुम्हारी बात। वो कहता है AS1 में क्या कहता, जो भी तुम्हारी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ग्रांट डिस्क्लोज होनी चाहिए थी, शुड बी डिस्क्लोज, और उसका जो नॉन डिस्क्लोजर हुआ है ना उसकी वजह से वायलेशन हो गया। ये हो गई हमारा फर्स्ट पॉइंट तक की बात। कहता अब तुम मटीरियलिटी को भी बात कर लो कि लोग मटीरियलिटी का नाम लेके बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज नहीं करते, तुम ये भी बता दो कि भाई मटीरियलिटी है क्या। तो कहता मटीरियलिटी के बारे में अगर मैं बात करूं, कहता मटीरियलिटी एक जस्टिफिकेशन, इवेल्युएशन ऑफ मटीरियलिटी एज अ जस्टिफिकेशन। आप मटीरियलिटी को देखो, क्या एक जस्टिफिकेशन है वो नॉन डिस्क्लोजर की। कहता है AS1 ना बहुत दबाव दे के बात करता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी जो सिग्निफिकेंट है, और अकाउंटिंग पॉलिसी जो सिग्निफिकेंट है, और अगर कोई चेंज हो रहा है जो मटेरियल इफेक्ट कर रहा है उसको डिस्क्लोज करो। मटीरियलिटी इसमें कहाँ फिट होती है, कहती है वो बताता है कि क्या इस चीज़ में पोटेंशियल है आइटम में कि वो आपके इकोनॉमिक डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सके। अगर तुम्हारा डेप्रिसिएशन 10 to 10.1 ही हो रहा है तो क्या एक मटीरियल है ये, क्या इसमें आप इसको बोल सकते हो कि ये मटेरियल है या नहीं है, क्या मैं इसको डिस्क्लोज करूं या ना करूं। अगर तो ये इमटेरियल है फिर तो तुम मत डिस्क्लोज करो, पर अगर इस चीज़ का इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल अगर SLM लगाते हुए मेरी डेप्रिसिएशन 10 आती है और WDV लगाते हुए 30 आती है,
तो इसका मतलब है कि WDV पे जाने के बाद मेरा प्रॉफिट कम होगा और बहुत ही मटीरियल होगा, 150% का जंप है। तो इस वजह से मैं उसको क्या बोलूँगा, मैं उसको बोलूँगा कि भाई मटीरियलिटी में ये पोटेंशियल है कि वो क्या आपके इन्फ्लुएंस कर सकता है इकोनॉमिक डिसीजंस को। देयरफॉर चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इफेक्ट सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं करता, प्रॉफिट एंड लॉस ही नहीं करता, बट एसेट की वैल्यू भी करता है और तुम्हारी टैक्स को भी करता है। अगर तुम कम प्रॉफिट दिखाओगे डेप्रिसिएशन ज़्यादा दिखा के, तो उस केस में अगर प्रॉफिट तुम कम दिखाओगे तो अगर तुम डेप्रिसिएशन ज़्यादा दिखाओगे और प्रॉफिट कम दिखाओगे, तो उसकी वजह से तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटी पे भी तो फर्क आएगा। 10 If the quantitative impact appears small, its qualitative impact बहुत ज़्यादा हो सकता है। पिछले साल तुमने डेप्रिसिएशन 10 लगाई थी, पिछले साल तुमने SLM से लगाई थी और इस साल तुम WDV से लगा सकते हो। तुम्हारा डिफरेंस तो सिर्फ 0.1 का ही है, पर कहता क्वांटिटेटिवली तो तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर क्वालिटेटिवली तुमको कंपैरिजन में दिक्कत आ सकती है, ट्रेंड एनालिसिस करने में दिक्कत आ सकती है। देयरफॉर कंपनीज रिलायंस ऑन मटीरियलिटी एज अ जस्टिफिकेशन फॉर नॉन डिस्क्लोजर इज नॉट वैलिड। वो कह रहा है तुम मटीरियलिटी की चादर ओढ़ के ये नहीं कह सकते कि भाई मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, अनटिल और अनलेस तुम कोई कंक्रीट एविडेंस ना दे दो कि इसका इम्पैक्ट बहुत ही इममटीरियल है। यहाँ पे भी वो ये बता रहा था कि तुम भाई क्वांटिटेटिवली बता दो कि इसका कोई इफेक्ट नहीं है, और वहाँ पे भी ये कह रहा है कि भाई कोई कंक्रीट एविडेंस दे दो मेरे को। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट उसने हमको क्या कहा था, कहता जस्टिफाई करो कि आप इसको अकाउंटिंग एस्टिमेट मानोगे, फीफो टू वेटेड एवरेज, या अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज मानोगे। तो कहता है ये तुमने जो चेंज किया है ना फीफो टू वेटेड एवरेज, इट शुड बी ट्रीटेड एज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। ठीक है जी, एंड इट्स नेचर एंड द फाइनेंशियल इम्पैक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड। बस कहता है ये एक तो अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है, सेकंड तुम इसको प्रॉपरली डिस्क्लोज कर देना। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, इसको करके जाना अच्छे से। ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके आरटीपी में आया हुआ है और सेम क्वेश्चन आपके एसएम में भी है, मतलब स्टडी मटेरियल में भी है जो हमने ऊपर किया, सेम ही क्वेश्चन है अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस वाला। नेक्स्ट वो क्या कहता तुम बुक्स बना रहे हो रानी लिमिटेड की और तुमने क्लोजिंग इन्वेंट्री वहाँ पे देखी है 1,75,000 की, जो तुमने फीफो मेथड से वैल्यू करी है। कंपनी कहती है भाई फीफो से वेटेड एवरेज पे जाएंगे, सभी का मन फीफो से वेटेड एवरेज पे आ जा रहा है, और जिसकी वजह से ये जो 175 की इन्वेंट्री है ना, ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज ये तो तुम्हारी इन्वेंट्री है ये 159 की हो जाएगी, जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू 2,07,000 हो जाएगी। हमको पता है कि इन्वेंट्री को हम वैल्यू करते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज़ लोअर, तो इस पे हम वैल्यू करेंगे। तो कहता तुम फीफो मेथड फॉलो करके इतनी आती है तुम्हारी इन्वेंट्री, अब तुम्हारी इतनी आ रही है। तो कहता है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की बात कर लो कि भाई तुम कैसे इस फैक्ट को डिस्क्लोज करोगे कि भाई मैं फीफो टू वेटेड एवरेज जा रहा हूँ और मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू यहाँ से घट के इतनी हो रही है। तो कहता ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है ये May 23 में आया हुआ है। नेक्स्ट कहता क्वेश्चन में वो क्या लिख रहा है, कहता सबसे पहले तो तुम AS1 का ज्ञान दोगे यहाँ तक। ये कहता कोई भी तुम्हारी पॉलिसी में चेंज आता है तो तुम उसको पहले तो डिस्क्लोज करो, मटेरियल इफेक्ट है, और अमाउंट भी बताओ जिससे वो इफेक्ट आ रहा है, और उसको उस अमाउंट को भी अच्छे से बताओ, और जहाँ तुमको पता है कि तुम अमाउंट को असर्टेन नहीं कर सकते तो फैक्ट बता दो। ये तो हमने पढ़ा AS1 में। फिर वो आगे की बात क्या कर रहा है, कहता देखो रानी लिमिटेड शुड डिस्क्लोज द वैल्यूएशन चेंज इन इन्वेंट्री और उसका इफेक्ट। कहता है रानी लिमिटेड को डिस्क्लोज करना है चेंज इन द वैल्यूएशन मेथड और उसका इफेक्ट जो हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। 10 कंपनी में डिस्क्लोज द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, और उसने ये भी लिख के बता दिया कि तुम अपने नोट्स में कैसे लिखोगे। कहता आप क्या लिखोगे कि द कंपनी वैल्यूज इट्स इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ दिस, ये तो पता ही है, द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द करंट ईयर, इसको छोड़ दो। कहता है इसको छोड़ो, इसको इतना नहीं लिखेंगे।
इन प्रेजेंट ईयर हम क्या लिखेंगे, द कंपनी हैज़ चेंज द वैल्यू टू वेटेड एवरेज। इतना बस, ये भी छोड़ दो, इतना ज्ञान हमको पेपर में नहीं लिखना, हमको सिर्फ उसको ये बताना। has changed the weighted to the weighted average from the earlier practice of FIFO. Thus, the change in the policy has reduced the current profits and the value of inventory by 16,000। अगर तुम्हारे स्टॉक की वैल्यू कम होती है तो उसकी वजह से तुम्हारी प्रॉफिट की वैल्यू भी कम होती है। तो वो कहता कि तुमने अपने प्रॉफिट की वैल्यू भी कम करी और स्टॉक की वैल्यू भी कम करी, कितने से, 175 से 159 तक। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हो गया आपका। यहाँ पे भी वो सेम ही बात कर रहा है। ये आपका होमवर्क है कि भाई अगर तुम अपना प्रॉफिट, अगर तुम अपना मेथड चेंज करते हो इन्वेंट्री का, तो उसकी वजह से क्या आएगा और तुम अपनी एनुअल रिपोर्ट में क्या लिखोगे। नेक्स्ट, इसमें वो क्या बात करता है, कहता है सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को पे किए हैं, आप क्लासिफिकेशन बताओ कि आप एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप इसको कहाँ रखोगे। तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने पे किया है वो हमारा क्या होता है, नॉन करंट एसेट। क्योंकि ये मोस्टली ना बेटा आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको अच्छे से पढ़ पाओगे, क्योंकि यहाँ पे AS1 का रेफरेंस दे रखा है तो मैंने क्वेश्चन यहाँ डाला है, बट ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों आप नॉन करंट में दिखाते हो, तो वहाँ पे हम ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करते हैं। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री तो भाई करंट एसेट ही होगा ना, प्रीपेड रेंट 14 महीने के लिए दिया तो भी ये करंट एसेट ही होगा ना, क्योंकि आप बाकी के 2 महीने तो जो वो है आपके अगले साल दिखेंगे। फिक्स डिपॉजिट विद 18 मंथ मैच्योरिटी आपका नॉन करंट एसेट होगा। मेन करेक्टरिस्टिक आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का न्यूट्रलिटी है, ये तो हमको पता ही है क्योंकि ये वाला हमने क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया है, पिछले बाद में भी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16, बस लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए हैं। कहता ये बताओ कि ट्रू है या फॉल्स है एज पर AS1। कहता सर्टेन फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption underlying the preparation of and the presentation of financial statement, they are usually specifically stated because their acceptance and use are not assumed। कहता तुम जो फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions है ना, कुछ है ना हमारे यहाँ, है तो है, गोइंग कंसर्न है, एक्रूअल है, कंसिस्टेंसी है, ये 3 हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions हैं। कहता आप उनको स्पेसिफिकली स्टेट करते हो, यूजुअली मतलब आप करते ही रहते हो, क्योंकि उनकी एक्सेप्टेंस और यूज़ अज्यूम नहीं होती। भाई तुम यहाँ पे अजम्पशन लिख रहे हो और तुम ये कह रहे हो आप इनका यूज़ को अज्यूम नहीं करते। वो ये क्या कह रहा है कि आप हर बारी ही आप इनको मेंशन करते हो कि ये फॉलो हो रही हैं, क्योंकि ये जनरली फॉलो नहीं होती। क्या ये उल्टा बोल रहा है? हम जनरली उनको फॉलो करते हैं, इसीलिए हम उनको डिस्क्लोज नहीं करते। जब वो फॉलो ना हो रही हो तो हम उसको डिस्क्लोज करते हैं। कहता दे आर स्पेसिफिकली स्टेटेड। क्या आपने कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है कि ये गोइंग कंसर्न है? हम तो नहीं लिखते। क्या आप अपने नाम के आगे ह्यूमन लिखते हो? हम थोड़ी लिखते हैं। तो कहता आप उनको स्पेसिफिकली स्टेट करते हो क्योंकि उनकी एक्सेप्टेंस और यूज़ अज्यूम्ड नहीं है, बट वो उनकी एक्सेप्टेंस और यूज़ अज्यूम्ड है। तो क्या कहता है वो? कहता फर्स्ट का क्या है, फॉल्स। कहता है AS1 में वो क्या कहता है, फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption अंडरलाइंग दे आर यूजुअली नॉट स्पेसिफिकली, और वो स्पेसिफिकली स्टेट नहीं होती। दे आर नॉट स्टेटेड बिकॉज देयर एक्सेप्टेंस इज अज्यूम्ड। ठीक है जी, MCQ में इंपॉर्टेंट हो सकता है 4 नंबर का आपको यही क्वेश्चन डाल दे, क्योंकि MTP में सीधा आ रखा है क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions आर नॉट फॉलोड देन अ स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड। अरे भाई तो फिर से उल्टी बात कर रहा है। अगर तुमने फॉलो नहीं किया तो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर तो रिक्वायर्ड है। अगर तुमने उसको फॉलो नहीं किया तो ही तो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, तो ये भी फॉल्स हो गया। कहता स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption इज नॉट फॉलोड देन द फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड। कहता अगर दे आर फॉलोड देन नॉट रिक्वायर्ड, देन डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड। इफ दे आर नॉट फॉलोड, इफ दे आर नॉट फॉलोड देन द फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज। तो ये भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट,
कहता ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन शुड फॉर्म द पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल सही बात है, तुमने जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करी हैं प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उनको डिस्क्लोज करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, वो यही बोल रहा है। कहता बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हो तुम, बहुत अच्छी बात कर रहे हो। देन कहता एनी चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है, एक तो पॉलिसी में चेंज हुआ है और मटीरियल चेंज है, शुड बी डिस्क्लोज्ड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वेयर द amount by which an item in financial statement is affected by such change is not ascertainable wholly or partly, the fact need not be indicated। भाई कहता पहली लाइन तो तुमने बड़ी बहुत अच्छी लिख दी। पहला कहता कोई चेंज हो रहा है ना अकाउंटिंग पॉलिसी में, और जो मटेरियल है वो तो तुमको देखो डिस्क्लोज करना है। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, अब तक तो ट्रू लग रहा है। पर कहता अगर कुछ चेंज हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और तुमको ये नहीं पता लग रहा है कि कितनी अमाउंट से चेंज हो रहा है और तुम उस चेंज को असर्टेन नहीं कर सकते, तो उस केस में तुमको फैक्ट भी बताने की ज़रूरत नहीं है। भाई उस केस में तो फैक्ट ही बताने की ज़रूरत है ना। द फैक्ट विल बी नीड टू बी इंडिकेटेड, क्योंकि अमाउंट तो बता ही नहीं पा रहे हम। तो फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, फॉल्स। तो हमको यही लिखना है कि भाई अगर अमाउंट नहीं पता तो फैक्ट ही इंडिकेट कर दो। नेक्स्ट कहता देयर इज नो सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज विच आर एप्लीकेबल टू ऑल सर्कमस्टांसेस। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज हो सकती हैं, क्योंकि अगर एएस आपको डिफरेंट तरीके बता सकता है तो आप बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज बना सकते हो। ऐसी कोई लिस्ट तो है नहीं कि भाई इतनी ही अकाउंटिंग पॉलिसीज आप लगा सकते हो। तो वो क्या कहता है, बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप, कोई भी ऐसी लिस्ट नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि ये सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज की लिस्ट है। लास्ट क्वेश्चन ये नवंबर 23 में आया था। कहता डिस्कस द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। सबसे पहला कहता द अकाउंटेंट ऑफ ए लिमिटेड चार्जेस अ प्रोबेबल लॉस ऑफ लूजिंग अ सूट इन अ books of accounts and also disclose the same fact in financial statement. The probability of losing the case is 25%। कहता है एक केस चल रहा है कंपनी का, उसमें अकाउंटेंट ने क्या किया, उसने प्रोविजन बना दी कि भाई हम केस हार गए और जो भी फैक्ट था वो डिस्क्लोज कर दिया। तो हमने कहा अच्छा केस हार गए, ऐसा कौन सा केस था। तो हमने जब डीपली पढ़ा तो हमने देखा कि वो कंपनी को केस लूज करने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 25% है। सिर्फ 25% चांस है कि तुम केस हार जाओगे। क्या उस केस में तुमको कुछ भी प्रोविजन या फिर उसका कोई भी खर्चा लेना है बुक में। तो वो क्या कहते हैं, इस केस में अकाउंटेंट ने प्रोविजन बना दी प्रोबेबिलिटी कि भाई हम केस हार गए। अनलेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द केस इज मोर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लूजिंग इट। कहता जब तक तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग 51% ना हो जाए और सामने प्रोबेबिलिटी 49% विनिंग की ना हो। अगर तुम्हारी प्रोबेबिलिटी 51% चांस है कि तुम केस हार जाओगे और सिर्फ 49% चांस है कि तुम केस जीत जाओगे, कहता तब तक तुम कोई भी प्रोविजन नहीं बनाओगे। तो इस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है लूज करने की, सिर्फ 25%। तो कहता है इस केस में तुमको कोई भी प्रोविजन बनाने की ज़रूरत है नहीं। तो भाई अकाउंटेंट ज़्यादा ही प्रूडेंट हो गया। तो वो क्या कहता, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द सूट इज मोर देन नॉट लूजिंग इट। अगर लूज नहीं कर रहे तो मतलब जीत रहे हैं। तो कहता जब तक तुम्हारी 51% ना हो जाए तब तक तुम कोई प्रोविजन मत बनाना। फिर कहता अकाउंटेंट ऑफ ए लिमिटेड ने क्या किया, कैपिटलाइज कर दिए सारे के सारे रेवेन्यू खर्चे जो कि रिपेयर और मेंटेनेंस में हुए थे साल में, एंड इज ऑल्सो डिस्क्लोजिंग द सेम एज अ कंपनी पॉलिसी। भाई रेवेन्यू का खर्चा है, कंपनी में मैंने तेल डाला था, मशीन चल नहीं रही थी, चलते चलते रुक गई तो मैंने उसमें तेल डाल दिया, अब मशीन भाग रही है, तो मेरा रेवेन्यू खर्चा है ना, तो वो मेरा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा है, तुम उसको कैपिटलाइज क्यों कर रहे हो, बिल्कुल गलत है। The repair and maintenance are the revenue expenditure and should not be added to the value, as these expenses do not increase the capacity of asset. Hence, the expense should be charged to P&L. Next,
कहता है द ए लिमिटेड हैज़ फॉलोड द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जब से शुरू हुई है द चीफ अकाउंटेंट ऑल्सो डिस्क्लोज दिस फैक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई बताने की ज़रूरत है, दिस इज़ माई फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन कि तुम एक्रूअल ही करोगे, इसका तो ढोल बजाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना ह्यूमन मानस अरोड़ा, ये लिखने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। इट्स ऑब्वियसली कि आई एम अ ह्यूमन एंड अ मानस, तुम थोड़ा मानस बताओ अगर कुछ है, ह्यूमन ऐसी कोई अजम्पशन लिखने की तो तुमको ज़रूरत ही नहीं है। कहता है ये तो एक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है, तो तुमको सिर्फ वहीं जहाँ डेविएशन होगी सिर्फ वहीं पे बताना, तो कंपनी को ये फैक्ट डिस्क्लोज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। लास्ट कहता है ए लिमिटेड वॉज प्रोवाइडिंग अ आफ्टर सेल एक्सपेंस 2% ऑफ द सेल्स फॉर कवरिंग द एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड। नाउ ए लिमिटेड ऑब्जर्व that the actual after the sale expense were much less than compared to the provision, क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी होगी। now the board has decided to account for these expenses as and when occurred। देखो क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ लेके आते हो, फॉर एग्जांपल आप मोबाइल फ़ोन लेके आते हो, मोबाइल फ़ोन मैं लेके आता हूँ 1000 का फॉर एग्जांपल, उस मोबाइल फ़ोन के साथ क्या है कि कंपनी ने आपको दिया है 1 ईयर की गारंटी या वारंटी देते हैं। आपने एक सुना होगा ना, एक एप्पल केयर नाम की सर्विस होती है एप्पल वालों की, जब भी आप उनका कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि 1 साल तक अगर तुमको कोई भी दिक्कत आई ना फ़ोन चलाने में, तो सारा खर्चा कंपनी पे करेगी। तो कहते भाई बढ़िया है भाई 1 साल तक। तो कंपनी क्या करती थी, कंपनी को लगता था कि भाई 5% लोग ना, जिनको भी मैंने मोबाइल बेचा तो 5% लोग मेरे से मोबाइल रिप्लेस करवा लेंगे, तो वो लोग क्या करते थे, प्रोविज़न बनाते थे, प्रोविज़न फॉर वारंटी। कितनी बनाते थे, 1000 का 5%, यहाँ पे कितनी बना रहे हैं 2%, चलो 2% ले लो, तो मैं 1000 का 2% प्रोविज़न बना रहा हूँ, तो 1000 का 2% कितना आ गया 20, ठीक है। तो मैं 20 रुपये हर बारी प्रोविज़न बना लेता था। तो कहते कि ऐसे ही करते करते बोर्ड को लगा कि भाई 2% जो मैं प्रोविज़न बना रहा हूँ ना, ये जो 20 रुपये मैं प्रोविज़न बना रहा हूँ, मेरा खर्चा तो इससे भी कम ही आ रहा है, मेरा तो खर्चा सिर्फ 10 ही आ रहा है, सिर्फ 1% लोग ही आते हैं मेरे से वापस करवाने के लिए मोबाइल। तो कहते नाउ बोर्ड हैज़ डिसाइडेड कि भाई तुम ये जो एक्सपेंसेस तब तो तुम ये प्रोविज़न नहीं बनाओगे, और तुम वारंटी का खर्चा तभी P&L में डालोगे जब कोई वारंटी क्लेम करने आएगा। अब तुम ये कोई प्रोविज़न नहीं बनाओगे सेल करते टाइम, अब कोई 2% की प्रोविज़न नहीं बनेगी, कुछ नहीं बनेगा। तो उस केस में वो क्या कहता है, द सेल्स अक्कर ड्यूरिंग द ईयर आर 50 करोड़। पहले मैं 2% की प्रोविज़न बनाता था, अगर मैं प्रोविज़न बनाता रहता तो मैं 50 करोड़ पे 2% की प्रोविज़न कितनी बनाता, 1 करोड़। तो अगर मैं अपनी पहले से ही अकाउंटिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग 2% की प्रोविज़न बनाता रहता, तो मेरा 1 करोड़ का खर्चा आता इस साल के P&L में, बट अभी मैं ये नहीं बना रहा। तो कहता अब देखो इसको कैसे डिस्क्लोज करेंगे। कहता एज पर AS1 एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज़ मटीरियल इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द अकॉर्डिंगली द नोट्स टू अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड प्रॉपरली। भाई इसमें तो उसने कुछ लिखा ही नहीं है, बट आपको यहाँ पे ये लिख के आना है कि सिंस अभी मैं जो 2% ऑफ 50 CR है, जो मेरा 1 CR है, अब मैं प्रोविज़न नहीं बनाऊंगा, प्रोविज़न इज़ नॉट मेड, ये मैं डिस्क्लोज करके आऊँगा फॉर करंट ईयर ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ये वाला फैक्ट आप डिस्क्लोज करके आओगे कि इस साल मैं 1 करोड़ की प्रोविज़न नहीं बना रहा, हैंस द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी आर ऑन हायर लेवल बाय ₹1 CR। अगर तुमने इस साल प्रोविज़न नहीं बनाई तो तुम्हारे कंपनी के प्रॉफिट 1 करोड़ से ज़्यादा है। तो ये वाला फैक्ट आप अच्छे से उसको डिस्क्लोज करके आओगे, ठीक है जी। ये आपका AS1 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है जी।